जा रहा हूं, फिर आपका रुख करूंगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, भारत के परमाणु हथियारों को लेकर पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। जी हां, पूर्व राजदूत मलिहा लोधी ने इसे लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत की समुद्री परमाणु क्षमता ज्यादा मजबूत हुई है। भारत की पनडुब्बियों पर तैनात 12 एटम बम से अब पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। हिंद महासागर में बदला सामरिक समीकरण, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दक्षिण एशिया में रणनीतिक संतुलन को लेकर अब नई बहस छिड़ गई। जी हां, पाकिस्तान भारत की बढ़ते परमाणु ताकत से अब परेशान नजर आ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सामरिक प्रतिस्पर्धा यानी जो जंगी चीजें हैं उसे लेकर अब कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया है। चर्चा फिर इसे लेकर हो रही है। पाकिस्तान की पूर्व राजदूत मलिहा लोधी के एक बयान ने दक्षिण एशिया की सुरक्षा और परमाणु संतुलन को लेकर नई बहस छेड़ दी है। दर्शकों, रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मलिहा लोधी ने भारत की बढ़ती समुद्री परमाणु क्षमता और पनडुब्बी आधारित प्रतिरोधक शक्ति को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि हिंद महासागर क्षेत्र में बदलता सामरिक परिदृश्य पाकिस्तान के लिए नई चुनौतियां खड़े कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक दौर में केवल जमीन या हवा से दागे जाने वाले हथियार ही नहीं, बल्कि समुद्र से जवाबी हमला करने की क्षमता भी किसी देश की परमाणु रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। भारत लंबे वक्त से अपनी परमाणु त्रिस्तरीय क्षमता यानी हवा, पानी, जमीन और समंदर आधारित जो उनकी डिफेंस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस जो उनका है, उसको और मजबूत करने में लगा हुआ है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आकलनों में भारत की परमाणु त्रिस्तरीय क्षमता और पनडुब्बी आधारित प्रतिरोधक तंत्र का उल्लेख किया गया है। अजय जंडाल मेरे साथ हैं। अजय, भारत ने अभी सिप्री की रिपोर्ट थी कि भारत ने अपने जो समुद्री पनडुब्बियां हैं या जो हमारे वॉरशिप हैं, फ्रिगेट्स हैं, हमने उनको न्यूक्लियर वेपन से लैस किया है और ये बात पाकिस्तान को परेशान कर रही है। लोधी साहब कह रहे हैं कि भारत अब बहुत ज़्यादा सामरिक रूप से समंदर में ताकतवर हो गया है और ये पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है। देखिए, भारत अपनी ताकत को बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है और इसके पीछे की वजह भारत किसी को खतरा नहीं है, बल्कि भारत के लिए अगर कोई खतरा है तो उसे कहीं ना कहीं टैकल करना है। पाकिस्तान को यकीनन इस चीज को लेकर आपत्ति या चिंता पाकिस्तान को होगी, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि भारत पहले से पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। पाकिस्तान ने जितनी बार भी भारत से जंग में ललकारा, भारत ने उसका जवाब दिया और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। तमाम जो उसके प्रयास थे वो नाकाम हुए। मगर अब जो मिडिल ईस्ट की हालात हैं, उस मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए भारत अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ उसकी तैनाती भी, चाहे वो समुद्र है, चाहे वो जमीन है या फिर आसमान है, उसमें सुनिश्चित कर रहा है, ताकि कभी भी ऐसी कोई परिस्थितियां बने तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जा सके। अब पाकिस्तान को इसकी चिंता जरूर है, मगर पाकिस्तान की चिंताएं जो हैं वो भारत के किसी नुकसान नहीं करने वाली है। भारत एक चीज को स्पष्ट करता है कि किसी भी तरीके से अगर भारत की ओर कोई निगाह उठा के देखेगा, उसका जवाब उसे उसी के लहजे में मिलेगा, जैसा पाकिस्तान को कई बार जो है सबूत मिल चुके हैं। बिल्कुल अजय, जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन भारत की ओर से अब जिस तरह से पीओके में सिचुएशन है, बलूच विद्रोही लगातार वहां पर जंग कर रहे हैं, अफगानिस्तान में भी हालात बहुत बेहतर नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान कितने मोर्चों पर जंग लड़ सकता है? भारत के साथ भी रिश्ते कुछ बहुत अच्छे नहीं है, एलओसी पर लगातार तनाव बढ़ रहा है, आप लगातार उस चीज़ को भी रिपोर्ट करते रहते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान सामरिक रूप से भारत के मुकाबले धीरे धीरे बहुत कमज़ोर होता जा रहा है और जो देश थे जिनकी चाटुकारिता पाकिस्तान कर रहा था, उन देशों की तरफ से भी कुछ खास मदद पाकिस्तान को नहीं मिल रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अमित आप जानते हैं इस वक्त जो हालात बने हुए हैं मिडिल ईस्ट के, साउथ एशिया के, तो उसमें पाकिस्तान जो है इन्हीं मुख्य देशों पर निर्भर था, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो सऊदी अरेबिया और जैसे अलग बाकी देश हैं। इस्लामिक कंट्री से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, मगर आप देखें तो उनका फायदा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आज हालात जब जंग के होंगे तो वो देश अपनी मदद करेंगे, वो देश अपना फायदा पहले देखेंगे, पाकिस्तान की तरफ बाद में देखेंगे। ऐसे में पाकिस्तान अगर चाहे भी तो उसके भारत के मुकाबले कहीं नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जब भारत अपने देश की तरक्की, अपने देश की डेवलपमेंट और हथियारों को लेकर काम कर रहा था, पाकिस्तान उस वक्त भारत के खिलाफ जो उसके इरादे हैं, नापाक इरादे, उनको अंजाम देने में लगा था, चाहे वो आतंकवाद के जरिए थे, चाहे वो नशे के जरिए थे, चाहे वो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात थे। पाकिस्तान के जनरल, पाकिस्तान के नेता मंत्री सब पैसे बनाने में लगे रहे और अपनी जनता की हालत खराब होती गई। एक बार 1971 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को खोया था, अगली बार जो होगा वो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पीओके के इलाकों के जाने के बाद होगा। तो वो दिन दूर नहीं। आपने सही कहा कि पाकिस्तान अपनी ना सिर्फ ताकत खो रहा है, पाकिस्तान अपनी पहचान भी अब खोने वाला है, उस कगार पर पहुंच चुका है। बिल्कुल अजय, बहुत क्रूशियल जानकारी है। मलिहा लोधी
लगातार इस बात को लेकर चिंतित है, लेकिन भारत ने अभी एक आईएनएस महेंद्रगिरी जिनकी फ्रिगेट्स इसको भी कमीशन किया है। लेकिन अजय, पाकिस्तान भी लगातार अपनी पनडुब्बियों की शक्ति को बढ़ा रहा है। आपको याद होगा पिछले महीने 6 पनडुब्बियां कमीशन हुई हैं जो चाइना की मदद से पाकिस्तान ने बनाई समुद्रों की निगहबानी के लिए। तो वो पनडुब्बियां भी भारत के लिए एक चैलेंज है। देखिए, भारत कभी इस चीज को लेकर चिंतित नहीं रहा कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। भारत की चिंता सिर्फ एक चीज को होती है कि भारत अपनी ताकत कैसे बढ़ाए, क्योंकि जो देश इस चीज को लेकर रहेगी, वो किसी पे डिपेंडेंसी जिसकी रहेगी, आत्मनिर्भर नहीं होगा, उसके लिए आज और कल जो है वो कोई मायने नहीं रखता है। भारत, अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा कोशिश जो हुई वो है आत्मनिर्भर होने की। भारत ने अपने जो वॉरशिप थे, बाकी चीजें थी, उनमें अब अपनी टेक्नोलॉजी, अपने जो निर्माण है उसका इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे कहीं ना कहीं भारत की ताकत सामरिक रूप में बड़ी बढ़ रही है। यकीनन पाकिस्तान भी अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है, मगर पाकिस्तान अभी भी ज्यादातर जो उसके पास हथियार हैं, वॉर वेपन्स हैं, वो डिपेंडेंसी है उसकी, चाहे वो चीन हो या बाकी अन्य देश हो। तो ऐसे में पाकिस्तान उस पर कैसे चीजें करेगा वो पाकिस्तान को देखना है, मगर भारत इस चीज पर जरूर अपनी नजर रखे हुए है कि कौन सा दुश्मन देश जो है वो किस तरीके से अपनी डेवलपमेंट या अपने चीजों को कर रहा है, ताकि उसका सामना या उसको आने पर किया जा सके। बिल्कुल अजय, खबर ये भी है कि पाकिस्तानी जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो टर्की गए हैं और तुर्की के जो सेना अध्यक्ष हैं उनसे भी मुलाकात उन्होंने की है। वहां पर भी डिफेंस डील को लेकर बातचीत चल रही है। पाकिस्तान बेचने गया है या खरीदने गया है? हाँ, देखिए अमित, पाकिस्तान इस वक्त खरीदने की कम से कम उस पे नहीं है। उसके पीछे की वजह क्योंकि वहां के अपने हालात जो हैं वो खुद बता रहे हैं। यकीनन पाकिस्तान अगर तुर्की गया है तो तुर्की में जाने का मकसद दरअसल जो ईरान और अमेरिका की जो जंग चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं वो आगे की क्या कोशिश हो सकती है उस पर काम करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर इस जंग में अगर पाकिस्तान का कोई रोल हो सकता तो फिर उससे वो ना सिर्फ ईरान से बल्कि अमेरिका से और बाकी देशों से भी कोई फायदा ले सकता था। अब वहां के डिफेंस मिनिस्टर से मिलकर क्या कर सकता है पाकिस्तान? हो सकता है आसिम मुनीर इतना यकीन रखिए कि वहां गए हैं तो अगर कोई किसी चीज को लेकर वो मीडिएशन कर सकते हुए अपने फायदे के लिए, तो वो जरूर करेंगे। वो फायदा उनका अपना पर्सनल हो सकता है, पाकिस्तान का नहीं। जी बिल्कुल। हाँ अजय, अब साथ रहेगा, अगली बड़ी खबर का रुख करें, उसके बाद फिर अजय का रुख करेंगे। अजय, एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, ब्रह्मपुत्र मेगा डैम प्रोजेक्ट को लेकर अब खलबली मची हुई है। एक्टिव फॉल्ट लाइन ने अब चीन की चिंता बढ़ा दी है। एक बहुत बड़ी चुनौती चीन के लिए बन रही है। ब्रह्मपुत्र मेगा डैम पर नई भूवैज्ञानिक चिंता सामने आई है। चीनी स्टडी में एक्टिव फॉल्ट लाइन का दावा किया गया। बांध की सुरक्षा और मजबूती पर इसे लेकर सवाल खड़े हुए। सीमा पर बन रही विशाल परियोजना से भारत को भी खतरा है। जी हाँ, पूरी खबर आपको मैं बता दूं। चीन की महत्वाकांक्षी ब्रह्मपुत्र मेगा डैम परियोजना को लेकर एक नई चिंता सामने आई है। चीनी भूवैज्ञानिकों की एक ताज़ा स्टडी में दावा किया गया है कि जिस इलाके में दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है, उसके नीचे एक सक्रिय भूगर्भीय दरार यानी फॉल्ट लाइन मौजूद है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये फॉल्ट लाइन लंबे समय से सक्रिय रही है और इसकी लगातार भूगर्भीय गतिविधियां बांध, सुरंग, पुल और जलाशय जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकती हैं। ये परियोजना तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे चीन में यारलुंग त्सांगगुपो कहा जाता है, पर बनाई जा रही है और ये भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा से बहुत करीब है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि फॉल्ट लाइन के आसपास की चट्टानें लगातार हलचल के कारण कमजोर हो चुकी हैं, जिससे भविष्य में इंजीनियरिंग चुनौतियां बढ़ सकती हैं। चीन ने इस परियोजना को ऊर्जा उत्पादन और विकास के लिहाज से बेहद अहम बताया है, लेकिन नई स्टडी के बाद इसकी सुरक्षा को लेकर जो बहस है वो तेज हो गई, क्योंकि फॉल्ट लाइन नीचे है। एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि भूकंप संभावित क्षेत्र में इतने बड़े बांध का निर्माण भविष्य में गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है, न सिर्फ चीन के लिए बल्कि भारत के लिए भी बहुत खतरनाक है। भारत का जो पूरा इलाका है जो चीन सीमा से लगा हुआ है, वहाँ पर अगर ये दरार, टेक्टोनिक प्लेट्स अगर मूव करती हैं या फॉल्ट लाइन में दरार अगर और बढ़ती है, तो ये जो पूरे बांध है, पूरा डैम है, जो वाटर स्टोरेज है, ये बहुत भीषण एक बाढ़ का रुख अख्तियार कर सकता है। जी हाँ, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा है। फॉल्ट लाइन क्या है दर्शकों, मैं आपको समझा दूं। ज़मीन के भीतर जिस तरह से भूकंप आता है, टेक्टोनिक प्लेट मूव करती हैं, वैसे एक फॉल्ट लाइन, एक दरार होती है जिसमें बहुत सारा लावा और गैसें भरी होती हैं। जब प्रेशर नीचे से पड़ता है तो ये जो फॉल्ट लाइन है, इसकी दरार बड़ी और छोटी होती है
और जब दरार बड़ी छोटी होती है तो उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, जो दीवारें हैं, जो चट्टानें हैं, उसमें भी मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से दीवारें और चट्टानों में दरार आ सकती है, वो चिटक सकती हैं। और अगर डैम में दरार आती है तो इतना बड़ा खतरा है, क्योंकि लाखों करोड़ों गैलन जो पानी है वो चट्टान के दरकने से या पुल के दरकने से वो टूट सकती है। वो लाखों करोड़ों गैलन पानी एक साथ फ्लो में बहेगा। और तिब्बत में जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी पर ये बांध बन रहा है, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, यानी पानी से बिजली बनाने की जो टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए ये बांध वहां पर चाइना ने बनाया है। तो सबसे बड़ा खतरा भारत के लिए भी है, क्योंकि अगर ये बांध डैमेज हुआ तो जो स्टोर्ड वाटर है बड़े पैमाने पर, ऐसे तो ब्रह्मपुत्र नदी फ्लो कर रही है उससे खतरा नहीं है, लेकिन स्टोर्ड वाटर जब करोड़ों अरबों गैलन पानी एक साथ चट्टान टूटने से या बांध टूटने से बहकर भारत की तरफ आएगा तो पूरे तिब्बत को डुबा देगा। नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, जो तिब्बत का बॉर्डर लगता है चाइना से, वो सब जलमग्न हो सकता है। तो एक तरह से एक बहुत खतरनाक फॉल्ट लाइन के ऊपर ब्रह्मपुत्र मेगा डैम जो परियोजना है वो बहुत खतरनाक है। अगर इस फॉल्ट लाइन में हलचल होती है, अगर दरार बढ़ती है, तो आने वाले वक्त में ये बहुत भीषण एक जल प्रलय की घटना को अंजाम दे सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि फॉल्ट लाइन की जानकारी होने के बावजूद चाइना ने इस पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। निबिर डेका मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। निबिर, इट्स वेरी क्रूशियल। आप देखिए कि इतना बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डैम बनाया गया, ये जानते हुए कि उसके नीचे एक फॉल्ट लाइन है, टेक्टोनिक मूवमेंट के लिए स्पेस है, दरार है। ये तो बहुत बड़ा खतरा है। कल को अगर दरार में अगर गैस रिलीज होती है, लावा रिलीज होता है, या भूकंप से दरार और बढ़ती है तो पूरा का पूरा डैम टूट जाएगा। ये तो जी बिल्कुल, जो जियोलॉजिस्ट ने कहा है, चाइना के जियोलॉजिस्ट ने, कि ये जो उन्होंने जो ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो ये बांध बनाया है, जो एक डैम बनाया, मेगा डैम टिबेट में, उसमें एक फॉल्ट लाइन है, सिस्मिक फॉल्ट लाइन। और आपको पता ही है कि ये पूरा जो एरिया है चाइना से लेकर जो उत्तर पूर्व के नॉर्थ ईस्ट तक, ये हाईली सिस्मिक प्रोन एरिया है। इसी के कारण वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो सिस्मिकली कितना फिजिबल है उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है भारत में जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होता है। लेकिन चाइना ने जो ये डैम बनाया है, 60,000 किलो मेगावाट का जो एक डैम है, ग्रेट बैन में बनाया है। ग्रेट बैन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही एक ऐसा जगह है जहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर ये मुड़ के एक नया गति लेती है, और उसके कारण ये बहुत वॉलेटाइल बन जाती है। तो वहाँ पे जो इन्होंने ये डैम बनाया है, कितना फिजिबिलिटी उन्होंने उसके पहले किया था, उसका ऊपर भी प्रश्न आ गया है। क्योंकि साइंटिस्ट ने ये कहा है कि एक फ्रैक्चर है अर्थ के जो एक क्रस्ट में, ईस्टर्न हिमालय रीजन में जो पाया जाता है, उसी को उसको इसके लिए ये उस फ्रैक्चर की वजह से ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो एक मैसिव हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है, उसमें दिक्कत आ सकता है। और ये बहुत सारे मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है, हांगकांग में भी रिपोर्ट किया है, चाइना के बहुत सारे मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है। और एक पेपर भी पब्लिश हुआ था जहाँ पे ये इसके बारे में कहा गया है कि ये जो पाइजन फॉल्ट है, पाइजन फॉल्ट विच हैज बीन एक्टिव, मतलब ये बहुत सालों से एक्टिव रहा है, आइस एज के तरफ टाइम से एक्टिव हुआ है। ये एक इम्पैक्ट कर सकता है स्ट्रक्चर के ऊपर, और इस स्ट्रक्चर के ऊपर भी कर सकता है, और नियर बाय स्ट्रक्चर, मतलब उसके पास में जितने भी स्ट्रक्चर है वहां पे भी इम्पैक्ट कर सकता है। जिसको डैम हो या फिर रोड हो या फिर टनल हो, सब में इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये एक स्टडी जो चाइना जियोलॉजिकल सर्वे ने किया है, और इसके बाद अगर ये एक्टिविटी जो वो कर रहे हैं, डैम का एक्टिविटी, उससे काफी नुकसान हो सकता है। अगर कोई भी भूकंप या फिर कोई भी ऐसा एक घटना हुआ तो ये एक बहुत बड़ा रिस्की प्रोजेक्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं। और इस स्टडी को अगर हम अच्छे तरह से देखेंगे तो ऑलराइट निबिर, ये भी बहुत क्रूशियल एक आखिरी सवाल मेरा, कि चाइना ये सब कुछ जान रहा था